Hello students, welcome to Mehta Digital Classes. Students, as you know that we have completed the 3 topics of our first chapter. Okay, and today we are going to start a new topic of your first chapter from history, regions and empires. Students, हमने इस चैप्टर के लास्ट जो क्लास थी इस चैप्टर के रिगार्डिंग उसका हमने एक टॉपिक किया था. कौन सा टॉपिक था जो हमने किया था? न्यू सोशल एंड पॉलिटिकल ग्रुप्स. ठीक है, स्टडी ऑफ हिस्ट्री पढ़ा था. इसके बाद हमने न्यू सोशल एंड पॉलिटिकल ग्रुप्स के बारे में पढ़ा था. तो आज जो है इसका नेक्स्ट न्यू टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं, रीजन एंड एम्पायर, क्षेत्र और शासन. ठीक है, नया ये टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं. थोड़ा सा ये चैप्टर क्या आपका काफ़ी बड़ा है, इसलिए इसको छोटे छोटे पार्ट्स में पढ़ाना पड़ रहा है. थोड़ा सा डिफ़िकल्ट, लैंग्वेज भी इसकी डिफ़िकल्ट है, कुछ थोड़ा डिफ़िकल्ट लग रहा होगा आपको ये चैप्टर, बट डोंट वरी, आप अच्छे से वीडियोस जो आप देखोगे तो आपको बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं होगी इसमें. ठीक है, अब 1-2 वीडियो में ही कंप्लीट हो जाएगा अब ये चैप्टर आपका. काफ़ी बड़ा चैप्टर है ये आपका, रीजन एंड एम्पायर. ओके, लेट्स स्टार्ट द टॉपिक. क्षेत्र और साम्राज्य, जिसे हम हिंदी में कह सकते हैं रीजन एंड एम्पायर. लार्ज स्टेट्स लाइक दोज ऑफ चोलास, तुगलक्स एंड मुगल्स comprised many region. ए संस्कृत प्रशस्ति प्रेजिंग द दिल्ली सुल्तान ग्यासुद्दीन बलबन. देखिए, लार्ज स्टेट्स लाइक, बड़े बड़े जो स्टेट्स थे, राज्य थे, कौन कौन से? चोलास, तुगलक, आपने 6 क्लास में पढ़ा होगा इनके बारे में, चोलास के बारे में. तुगलक है, मुगल है. ठीक है, बड़े बड़े जो ये एम्पायर्स थे, इनके जो अंडर में बहुत सारे रीजन आते थे, बहुत सारे क्षेत्र इनके अंडर में थे. काफ़ी बड़े एम्पायर थे ये, जो मुगल थे, तुगलक थे, चोला थे. इसने जो भारत के बहुत बड़े रीजन पे रूल किया था. और एक जो संस्कृत प्रशस्ति है, ठीक है, संस्कृत की प्रशस्ति, ये संस्कृत प्रशस्ति जिसमें किसके बारे में दिया गया है? दिल्ली सुल्तान, दिल्ली के जो सुल्तान थे ग्यासुद्दीन बलबन, 1266 से 1287 तक जिन्होंने रूल किया था. उस प्रशस्ति में क्या बताया गया? जो संस्कृत की जो प्रशस्ति है उसमें ग्यासुद्दीन बलबन के बारे में लिखा गया है. क्या बताया गया है उसके अंदर? दैट लार्ज एम्पायर दैट स्ट्रेच फ्रॉम बंगाल गॉड इन द, कि उनकी जो एम्पायर थी वो बहुत ज़्यादा दूर दूर तक फैली हुई थी. उनका जो एम्पायर था वो बंगाल, ईस्ट में, बंगाल से लेके, इन द ईस्ट ऑफ, बंगाल से लेके गौड़, बंगाल में जो गौड़ प्लेस है वहाँ से लेके इन द ईस्ट ऑफ गजनी. ठीक है, गजनी तक फैला इन अफगानिस्तान, इन द वेस्ट. ठीक है, कहाँ? ईस्ट बंगाल से लेके यहाँ इधर अफगानिस्तान तक, गजनी तक फैला हुआ था. ठीक है, ये तो पूरा पूरब से पश्चिम तक का कवर हो गया था. और इसके अलावा साउथ इंडिया में, साउथ इंडिया में भी पूरा साउथ से लेके पीपल ऑफ डिफरेंट रीजन, इंक्लूडेड द एंटायर साउथ इंडिया, द्रविड्स, पूरा साउथ इंडिया भी जिसमें इंक्लूड था. पीपल ऑफ डिफरेंट रीजन, गौड़, आंध्र, केरला, कर्नाटक, महाराष्ट्र एंड गुजरात, अपेरेंटली फ्लड बिफोर हिज आर्मीज. इसके सैनिक क्षेत्र में आते थे ये सारे. तो देखो, एक तरह से पूरा इंडिया का एरिया कवर हो रहा था, ईस्ट से वेस्ट तक का और साउथ से नॉर्थ तक का. ठीक है, बहुत बड़े बड़े इनके एम्पायर थे. किसके बारे में बताया गया? ये ग्यासुद्दीन ग्यासुद्दीन बलबन जो है, इनके बारे में था. कहाँ? संस्कृत जो प्रशस्ति है उसके अंदर रिकॉर्ड मिला है इसका. हिस्टोरियंस कंसीडर दीज टू बी एक्सग्रेटेड क्लेम्स ऑफ कॉन्क्विस्ट. मतलब हिस्टोरियंस क्या कहते हैं, जो हमारे इतिहासकार है, हिस्टोरियंस ने क्या कहा है कि ये तो बहुत ज़्यादा बढ़ा चढ़ा के बताया गया इनके बारे में. मतलब इतना अधिकार, बंगाल से लेके कहाँ अफगानिस्तान तक, कहाँ साउथ से लेके पूरे नॉर्थ इंडिया में उनका जो कंट्रोल था, पावर, कितनी पावर बताई गई. और कितनी, जो हिंदी में नहीं पढ़ते आप, अतिशयोक्ति जो अलंकार, इसे ही कहते हैं कि इन्होंने बहुत ज़्यादा बढ़ा चढ़ा के बताया है. तो इतिहासकारों का तो ये मानना है. एट द सेम टाइम दे ट्राई टू अंडरस्टैंड, और वो ये भी सोचने का मतलब प्रयास कर रहे हैं, एक तरह से ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि वाई रूलर्स केप्ट क्लेमिंग टू हैव कंट्रोल ओवर डिफरेंट पार्ट्स ऑफ सब कॉन्टिनेंट, कि उपमहाद्वीप जो सब कॉन्टिनेंट है, इतने उस पर इतना जो इन्होंने अधिकार कर रखा था, कंट्रोल कर रखा था, तो इसके बारे में इतनी गाथा क्यों गाई इन्होंने? मतलब अपने बारे में इतना क्यों बताया, इतना बढ़ा चढ़ा के? क्योंकि जो रूलर्स थे पहले यही तो करते थे, जैसे अपने बारे में लिखवाते थे, जो हम
6 में भी आपने पढ़ा है, जैसे इनके रिकॉर्ड्स हमें इंस्क्रिप्शंस पे से मिलते हैं, ठीक है। और इंस्क्रिप्शन है, कॉइन्स है, मनुस्क्रिप्ट जो मिली हैं, तो ये शिलाओं पे जैसे हमें स्टोन्स पे लिखवा देते थे, मेटल जो प्लेट्स होती थी उन पे अपने बारे में इंफॉर्मेशन, अपनी जीत की इंफॉर्मेशन, कहाँ से कहाँ तक इनका साम्राज्य फैला था, तो इतना बढ़ा चढ़ा के ये क्यों बताते थे। तो एक तरह से जो हिस्टोरियंस है तो ये क्वेश्चंस करते हैं, मन में ये सोचते हैं कि आखिर ये अपने बारे में इतना क्यों बताते थे, ठीक है। नेक्स्ट है लैंग्वेज एंड रीजन, लैंग्वेज एंड रीजन के बारे में। In 1318, the poet Amir Khusro noticed that there was a different language in every region of this land. जो 1318 में जो कवि थे अमीर खुसरो, पोइट जो थे, इन्होंने इस बात पे गौर किया था कि हर देश की अपनी जो लैंड है, ये कंट्री थी, उसके हर क्षेत्र में अलग अलग लैंग्वेजेस थी, जैसे सिंधी, लाहौरी, कश्मीरी, देव समुद्री जो साउथर्न कर्नाटका में थी, तेलंगानी आंध्र प्रदेश में, गुजारी गुजरात में, माबरी तेमन तमिलनाडु में, गौरी बंगाल में, अवधी ईस्टर्न उत्तर प्रदेश में, और हिंदवी जो थी पूरे दिल्ली के आसपास के क्षेत्र में थी। कि हर क्षेत्र की लैंग्वेज और रीजन बताया गया कि भाषा और क्षेत्र, मतलब हर क्षेत्र के में अलग अलग तरह की भाषा बोली जाती थी। अभी भी वही है कि हर पर्टिकुलर हर स्टेट की अपनी अलग अलग लैंग्वेज है, ठीक है। Amir Khusro continued to explain that in contrast to these languages there was a Sanskrit which did not belong to any region. इन सब में से जो संस्कृत थी वह एक अलग भाषा थी, अलग लैंग्वेज थी, बिकॉज संस्कृत वॉज द ओन लैंग्वेज ऑफ ब्राह्मण्स, ठीक है। संस्कृत क्या थी, वो ब्राह्मण जो थे उन्हीं की लैंग्वेज थी, क्योंकि संस्कृत जो थी एक क्षेत्र विशेष की लैंग्वेज नहीं थी, पर्टिकुलर किसी रीजन की लैंग्वेज नहीं थी वो, उसे तो ब्राह्मण ऐसे मतलब बहुत हार्ड टिपिकल मानी जाती थी, उसे तो ब्राह्मण लोग ही यूज़ करते थे। आम जो जनता थी, जो लोग थे, उनके बस की बात नहीं थी संस्कृत, क्योंकि जो जितने भी एपिक्स वगैरह लिखे गए थे, जो वेद लिखे गए, ये सब संस्कृत में इसी भाषा में लिखे जाते थे। इसके अलावा ब्राह्मणों के जो मंत्र उच्चारण है, पूजा पाठ है, वेद कर्म कांड, इसमें संस्कृत का प्रयोग होता था, जो आम लोगों के बस की बात नहीं थी। कॉमन पीपल डिड नॉट नो इट, ओनली ब्राह्मण्स यूज इट, ठीक है। सिर्फ ब्राह्मण जो थे वो इस लैंग्वेज को यूज़ करते थे। बाय 700 मैनी रीजन्स ऑलरेडी एनकम्पेस डिस्टिंक्ट जियोग्राफिकल डायमेंशंस एंड देयर ओन लैंग्वेज एंड कल्चर कैरेक्टरिस्टिक्स। धीरे धीरे जैसे क्या हुआ कि 700 तक 700 जो तक क्या था, बहुत सारे जो क्षेत्र थे, बहुत सारे रीजन्स थे, इनकी अपनी अपनी अलग अलग क्या हो गई थी, कैरेक्टरिस्टिक्स हो गई थी, कल्चरल है, अपनी लैंग्वेज हो गई। धीरे धीरे मतलब बहुत ज़्यादा चेंजेस हो गए थे, जो जियोग्राफिकल जो डायमेंशंस थे, इसके बाद में बहुत ज़्यादा लैंग्वेज में चेंजेस आ गए थे, कल्चर एक्टिविटीज़ में चेंजेस आ गए थे। दे वर ऑल्सो एसोसिएटेड विद द पर्टिकुलर रूलिंग डायनेस्टीज, ठीक है। इसके अलावा क्या था कि हर जो क्षेत्र था, हर रीजन थे, इनके अपने एक विशेष जो राजा थे, विशेष जो डायनेस्टीज थी, तो अब इनके अलग अलग जो विशेष शासक थे, राजवंश थे, सब अपने अपने अलग अलग से जुड़ चुके थे एक तरह से। देयर वॉज कंसिडरेबल कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन दीज स्टेट्स, लेकिन इन सब स्टेट्स में फिर भी क्या चलता रहता था, टकराव, मतलब एक तरह से कॉन्फ्लिक्ट थे, मतलब विवाद चलते रहते थे। ओकेजनली डायनेस्टीज लाइक द चोलास, खिलजीज, तुगलक एंड मुगल्स वर एबल टू फॉर्म एन एम्पायर। और ये जो चोला थे, खिलजी, मुगल, ठीक है, तुगलक थे, ये अभी भी इनमें इतनी थी कि ये बड़ा और भी अपने एम्पायर को एस्टेब्लिश कर सकते थे। पैन रीजन स्पैनिंग डाइवर्स रीजन्स, नॉट ऑल दीज एम्पायर्स वर इक्वली स्टेबल और सक्सेसफुल, ठीक है। ये राजवंश जो थे और भी अपना जो एम्पायर था उसको और भी एक्सटेंड कर सकते थे, लेकिन फिर भी सब इक्वल रूप से क्या थे, सक्सेसफुल नहीं थे इसमें, ठीक है। इसके बारे में और आगे जो आपके नेक्स्ट 3rd 4th चैप्टर है, इसमें हम पढ़ेंगे आगे वाले जो चैप्टर्स में इसके बारे में एक्सप्लेन से। व्हेन द मुगल एम्पायर डेक्लाइन इन द 18th सेंचुरी, जब मुगल एम्पायर का पतन होने वाला था, डेक्लाइन थी जब 18th सेंचुरी के लगभग, इट रिजल्टेड इन टू द री इमर्जेंस ऑफ रीजनल स्टेट। धीरे धीरे क्या होने लगा, नए नए, क्योंकि बड़े बड़े एम्पायर तो यही थे, मुगल है, जैसे खिलजीज है, तुगलक थे, चोला थे, लेकिन जैसे जैसे ये खत्म होने लगे, मुगल एम्पायर डेक्लाइन में आ गया जैसे 18th सेंचुरी के समथिंग,
तब क्या और छोटे छोटे जो रीजन्स, क्योंकि उस समय तो इन्होंने इतना सब जगह अपना क्या कर रखा था, कंट्रोल कर रखा था सब एरिया पे पूरे, जैसे आपको अभी बताया पूरे लगभग ओवर इंडिया इन्होंने पूरा कंट्रोल कर रखा था ऑल ओवर। फिर जैसे जैसे इनका पतन होने जा रहा था, खत्म होने जा रहे थे, ये डेक्लाइन आ गई थी इनकी, तो धीरे धीरे छोटे छोटे जो रीजियंस थे वो वापस डेवलप होने लग गए थे, छोटे छोटे जो एम्पायर थे। बट ईयर्स ऑफ इम्पीरियल पैन रीजन रूल एंड अल्टर्ड द करेक्टर ऑफ द regions. Across most of the subcontinent, the regions were left with the legacies of a large and smaller states that had ruled over them. But धीरे धीरे क्या हो रहा था, छोटे छोटे राज्य फिर से ऊपर आ रहे थे, लेकिन सालों से जो बड़े बड़े एम्पायर्स का जो राज चल रहा था उस समय, ठीक, उनसे क्या हो गया था, उन रीजन्स की एक्टिविटीज़ बहुत ज़्यादा चेंज हो गई थी, क्योंकि पहले इतने सालों तक इतने बड़े एम्पायर ने जो उनको कंट्रोल कर रखा था, उसकी वजह से उनकी बिल्कुल जो कहते हैं ना, बिल्कुल जो प्रकृति ही एक तरह से उनकी चेंज हो गई थी। धीरे धीरे क्या, फिर धीरे धीरे कई छोटे छोटे राज्यों का शासन चलता रहा था। उन राज्यों की बहुत सारी जो स्टेट्स क्या थी, अधिकतर बहुत सारे भाग थे, इनको बड़े बड़े राज्यों को मिल चुके थे। इससे क्या हुआ कि धीरे धीरे हर तरह की जो कल्चर एक्टिविटीज़ वगैरह है, जो भी परंपराएं हैं, इन सब से क्या हमें पता चलता था कि वो देखो, जैसे एक बहुत बड़े जो एम्पायर थे, मुगल थे, ये इन्होंने छोटे छोटे हर एक राज्य पे अपना कंट्रोल कर रखा था। उनका इतना ज़्यादा इफेक्ट पड़ गया था कि उनके डेक्लाइन के बाद भी उनका असर दिखाई देता था। ठीक है, this was apparent in the emergence of various distinct and shared traditions in the realm of governance, the management of the economy, allied culture and in the language. तो ये जो डिफरेंट था वो हर चीज़ में नज़र आ रहा था, जैसे प्रशासन एडमिनिस्ट्रेशन में हो गया, इकोनॉमिकल में हो गया, कल्चर में हो गया और लैंग्वेज में हो गया। 1000 of years between 700 to 750, मतलब ये 1000 सालों का, जैसे हमारा चैप्टर ये है कि 1000 ईयर्स में जो चेंजेस हुए उनके बारे में देखना। तो 1000 ईयर्स में इतने चेंजेस हो गए थे कि उनकी हर तरह की जो एक्टिविटी, हर तरह की मूवमेंट पे उसका इफेक्ट हुआ था। 700 and 750 द कैरेक्टर ऑफ वेरियस रीजन डिड नॉट ग्रो इन आइसोलेशन, मतलब उन्हें इतना टेक ओवर कर लिया था कि उनकी अपनी अलग अलग जो अपनी कहते हैं ना कि अपनी विशेषता को वो आगे नहीं ला पा रहे थे। असर किसका था, जो जिन लोगों ने इन पे रूल किया था उसी का था। दीज रीजन्स फेल्ट द इम्पैक्ट ऑफ लार्ज पैन रीजनल फोर्सेस ऑफ इंटीग्रेशन विदाउट एवर सिग्निफिकेंटली लूजिंग देयर डिस्टिंक्टिवनेस। इसी तरह हालांकि मतलब उनके जो कैरेक्टर की जो विशेषताएं बनी रही थी, वो फिर उसके बाद में धीरे 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 अपनी पावर दिखा के क्या हुआ, उन पे भी इस चीज़ का इफेक्ट पड़ने लग गया था। ओल्ड एंड न्यू रिलीजन्स, पुराने और नए धर्म। द 1000 years of history that we are exploring saw significant development in a region। धीरे धीरे जो हज़ारों सालों से क्या था कि जो रिलीजन थे, धर्म थे, उसमें भी बहुत ज़्यादा क्या हुए थे, डेवलपमेंट हुए थे, बहुत ज़्यादा चेंजेस आ गए थे, ट्रेडिशन में चेंजेस आ गए थे। पीपल्स बिलीव इन द डिवाइन वॉज समटाइम्स डीपली पर्सनल, कई बार तो लोगों का जो विश्वास था, मतलब आस्था थी, पर्सनली थी, अपनी व्यक्ति खुद की पर्सनल तौर पे थी, और कई बार क्या हो जाता था, ये क्या होती थी, कलेक्टिव होती थी, सामूहिक जिसे कहते हैं। कलेक्टिव बिलीव इन द सुपर नेचुरल एजेंसी रिलीजन वाज मैनी टाइम्स क्लोजली कनेक्ट विद द सोशल एंड इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन ऑफ लोकल कम्युनिटीज। देखो कई बार तो लोगों में इतने चेंज आ गए थे कि लोग उस आस्था को व्यक्तिगत लेते थे, और कई बार वो चीज़ क्या होती थी, कलेक्टिवली नज़र आती थी, सामूहिक रूप से नज़र आती थी। ठीक है, और जो जिसे कह सकते हैं जो सुपर नेचर जो होती है, सुपर नेचर में कुछ लोग अपने धर्म है, अपने स्थानीय जो समुदाय थे और सामाजिक और आर्थिक संगठन है, उनसे रिलेटेड होती थी। जैसे जैसे इन ग्रुप्स का जो सोशल जो इनकी लाइफ है जैसे जैसे चेंज होती गई, वैसे वैसे इसमें भी चेंजेस होते गए। एज द सोशल वर्ड्स ऑफ दिस ग्रुप अल्टर्ड सो ऑल्सो डिड देयर बिलीव्स। ठीक है, जैसे जैसे इनका सोशल वर्ड चेंज होता गया तो इनका जो आस्था थी उस वो भी धीरे धीरे चेंज होती गई। इट वॉज ड्यूरिंग दिस पीरियड दैट टुक प्लेस चेंजेस इन वट वी कॉल हिंदुस्तान
टुडे, कि जिसे उस चीज़ में भी बहुत ज़्यादा चेंजेज आए जिसे हम क्या कह रहे थे, हिंदू धर्म कहते थे, ठीक है। उसमें भी ड्यूरिंग दिस पीरियड दैट टुक प्लेस चेंजेस इन, जिसे हम हिंदू धर्म कहते थे ना, उसमें भी बहुत ज़्यादा चेंजेस थे। दीज इंक्लूडेड द वर्शिप ऑफ न्यू डेटीज, मतलब नए नए डेटीज मतलब देवी देवता, नए नए देवी देवताओं की पूजा पाठ। जैसे पहले तो जैसे मान लो वैदिक जो हमारा था, उस समय वैदिक पीरियड में जो पर्टिकुलर जिन देवताओं की होती थी, उसके अलावा भी नए नए और देवी देवताओं की पूजा पाठ शुरू हो गई थी। द कंस्ट्रक्शन ऑफ टेम्पल्स बाय द किंग्स एंड द इंक्रीजिंग इम्पॉर्टेंस ऑफ ब्राह्मण्स, किससे चेंज हो गई थी ये, कि देखो हर एक राजा की, जैसे बताया कि हर एक एम्पायर की अपनी अपनी कल्चर एक्टिविटीज़ थी, क्या अलग अलग धर्म था। मुगल थे वो, उनका इस्लाम धर्म जो था, रिलीजन था, कई राजा के हिंदू धर्म के थे। तो उसी हिसाब से किसी ने, जो इस्लाम धर्म के थे, उन्होंने अपने हिसाब से मकबरे बनाए हैं, हिंदू थे तो उन्होंने अपने हिसाब से टेम्पल्स बनवाए थे, ठीक है। द इंक्रीजिंग इम्पॉर्टेंस ब्राह्मण्स, तो इससे क्या हो गया था, ब्राह्मणों का जो इम्पोर्टेंस है बहुत ज़्यादा बढ़ गया था। द प्रीस्ट, क्योंकि मंदिर है, उनको संभालने के लिए, टेक ओवर के लिए कौन चाहिए था, ब्राह्मण चाहिए थे, ठीक है। हर एक राजा के का नहीं होता, जैसे राजपुरोहित होता था, तो जो ब्राह्मणों की क्या हो गई थी, इंपॉर्टेंस हो गई थी। प्रीस्ट द डोमिनेट ग्रुप इन द सोसाइटी, मतलब एक उच्च बड़ा, इनको एक क्या हो गया था, इनका धीरे धीरे महत्व, जो इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा बढ़ने लग गई थी ब्राह्मण्स की सोसाइटी में। देयर नॉलेज ऑफ संस्कृत टेक्स्ट अर्न द ब्राह्मण से लॉट ऑफ रिस्पेक्ट इन द सोसाइटी। अब जो संस्कृत थी तो बहुत पर्टिकुलर किसको आती थी, ब्राह्मण्स को आती थी, तो धीरे धीरे क्या हो गया था, इनकी बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट होने लग गई थी सोसाइटी में, ठीक है। their dominant position was consolidated by support of their patrons, new rulers searching for a प्रेस्टीज। देखो किस वजह से बढ़ गई थी, क्योंकि एक तो ब्राह्मण्स को संस्कृत की नॉलेज थी, ऊपर से जो भी राजा जो भी होते थे, रूलर होता था, वो अपना एक राजपुरोहित जरूर रखता था, ठीक है। क्यों रखता था वो, जो अपने ये रखते थे, वो क्यों रखते थे, क्योंकि स्वयं की जो अपनी प्रेस्टीज के लिए वो इनको रखते थे, ठीक है। स्वयं की प्रेस्टीज बढ़ाने के लिए रखते थे। इससे क्या था कि पूरी सोसाइटी में भी उनकी, कहते नहीं, वो दबदबा बना के रखना, उस टाइप से, ठीक है। दिस वॉज ऑल्सो द पीरियड वेन वी रिलीजन्स अपीयर्ड इन सब कॉन्टिनेंट। इस टाइम रिलीजन में बहुत ज़्यादा क्या हुए, चेंजेस हुए। मर्चेंट्स एंड माइग्रेंट्स, नेक्स्ट पैराग्राफ आ गया है। वन ऑफ द सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट ऑफ दिस पीरियड वाज द इमर्जेंस ऑफ आइडिया ऑफ भक्ति ऑफ ए लविंग पर्सनल डेटी दैट devotees could reach without the aid of priests or elaborate rituals, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि इस टाइम में इतने ज़्यादा चेंजेस आ गए थे, किस में आ गए थे, जो भक्ति जो थी लोगों की एकदम से चेंज हो गई थी, भक्ति करने का जो तरीका था वो चेंज हो गया था, उसमें एक सिग्निफिकेंट चेंजेस आ गए थे, डेवलपमेंट हो गया था इस पीरियड में। भक्ति के जो आइडिया थे, पहले तो जैसे ब्राह्मणों से जैसे पूजा पाठ करवा लेते थे, ठीक है, क्योंकि आम लोगों को इसकी नॉलेज नहीं थी इतनी। लेकिन फिर धीरे धीरे लोगों ने ईश्वर को एक इस तरह से, कहते हैं ना, वो प्रेम भक्ति के रूप में ले लिया था कि लोग खुद ही ईश्वर की भक्ति भावना करने लगे थे। अब उसको धीरे धीरे उनको ब्राह्मणों की, पुजारियों की आवश्यकता नहीं, उनके कर्मकांडों की आवश्यकता नहीं रही थी। ईश्वर स्वयं ही जो भक्त थे वो भगवान की भक्ति, ईश्वर की भक्ति करनी शुरू कर दी थी उन्होंने। दिस वॉज ऑल्सो द पीरियड वेन न्यू रिलीजन अपीयर्ड इन सब कॉन्टिनेंट। धीरे धीरे नए और धर्मों का विस्तार होने लगा इस सब कॉन्टिनेंट में। मर्चेंट्स एंड माइग्रेंट्स फर्स्ट इंट्रोड्यूस द टीचिंग ऑफ द होली कुरान टू इंडिया। कुरान जो है, कुरान शरीफ, इसका सबसे पहले जो व्यापारी और अप्रवासी, जैसे भारत में तो बाहर से बहुत ज़्यादा लोग आए थे, कभी कोई मतलब बाहर से जितने भी लोग आए थे उनके साथ ही ये धर्म, इस्लाम धर्म भी आया, और कुरान शरीफ का जो संदेश था वो भी इन मर्चेंट्स के साथ में ही आया था, इंडिया में एमर्ज्ड हुआ था 7th सेंचुरी में। मुस्लिम रिलीजन कुरान एज देयर होली बुक, मुस्लिम की जो होली बुक है, पवित्र बुक है, वो कौन सी है, कुरान शरीफ है, ये तो सबको पता होगा। एंड द होली बुक एक्सेप्ट द सोवरेंटी ऑफ वन एंड ओनली गॉड, अल्लाह,
वो किसको मानते हैं? सिर्फ एक ही सॉवरेंटी मानते हैं, अपनी एक ही सत्ता मानते हैं। किसकी? एक में आस्था रखते हैं, अल्लाह में। जैसे हमारे यहाँ तो इतने 33 करोड़ देवी देवता, पता नहीं कितने क्या क्या होते हैं, हर चीज़ के देवी देवता होते हैं अपने तो, हर मतलब और कुछ नहीं तो पेड़ पौधों की भी में भी अलग अलग देवी देवताओं की पूजा करते हैं अपन, पता नहीं क्या क्या होता है, मतलब बहुत तरह की पूजा पाठ की जाती है, हर चीज़ के देवी देवता मानते हैं हम। ठीक है, छोटा सा भी कोई भी त्यौहार है उसका अलग देवी देवता का, संत महात्माओं के अलग त्यौहार होते हैं, किसी के अलग होते हैं, सबके अलग अलग है। अपनी हिंदू धर्म में तो बहुत सारे हैं, लेकिन मुस्लिम्स को में क्या है, वो एक ही सत्ता, एक ही ईश्वर अल्लाह जो है उसे ही मानते हैं। अल्लाह हुज लव, mercy and bounty embers all those who believe in him। मतलब उनका मानना होता है कि जो इसमें विश्वास करता है अल्लाह में, वो सबकी मदद करता है, सबको मतलब सबको अपना समझता है अल्लाह जो है। ठीक है, irrespective of social background, many rulers were pardons of Islam and ulama learned the origins and jurists in interrupted Islam in many ways। ठीक है, कि देखो इसमें क्या बताया कि इस्लाम धर्म जो है वो बाहर से ही आया था, हमारे यहाँ नहीं था पहले। ठीक है, बाहर से आया था तो कुरान शरीफ है, इनकी जो मेन बुक थी वो कुरान शरीफ थी। इसमें किसको मानते थे? एक ईश्वर अल्लाह की सत्ता को स्वीकार करते थे। मतलब प्रेम, इनका मानना था कि जो प्रेम करुणा और उदारता जो होती अपने मन में रखते हैं, अल्लाह क्या करता है उसको गले लगाता है। और उस व्यक्ति की सामाजिक प्रतिष्ठा, चाहे वो वैसे कुछ भी रहा हो, सामाजिक उसकी प्रतिष्ठा है जो वो कुछ भी रही हो, वो उसको अपना मानते थे। ठीक है, तो ये हमने टॉपिक कंप्लीट कर लिए हैं बच्चों। ठीक है, इसके बाद थोड़ा सा और आपका टॉपिक रहता है, उनको उसको हम नेक्स्ट क्लास में कंप्लीट करें। आई होप आपको समझ में आ गया, अच्छे से वीडियो सुनोगे तभी आपको ये समझ में आएगा। थोड़ी सी लैंग्वेज इसकी डिफ़िकल्ट है, ठीक है, पर ध्यान से पढ़ोगे तो अच्छे से समझ में आ जाएगा आपको। और आपके पास बुक्स भी होंगी, फिर एक बार अच्छे से रीडिंग लगा लेना आप इसकी, और अच्छे से वीडियो और देख लेना आपको डेफिनेटली समझ में आ जाएगा। और इसके रिगार्डिंग जो भी क्वेश्चन आंसर्स होंगे वो आपको मैं सेंड कर दूँगी। ओके बच्चों, बाकी नेक्स्ट क्लास में करेंगे। थैंक यू।